गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 4। आई थिंक हमारा था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट पार्ट हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल की तो पढ़ ली थी। ठीक है, ये ऊपर देख सकते हो आप, कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं जैसे कि व्हाट इज़ मेंट बाय मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। बड़ी ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था। व्हाट इज मेंट बाय द बेस्ट कंडक्टर, विच मैटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप खुद दे सकते हो। वाई इज कॉपर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बीइंग अ मेटल। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी थी, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाती है, कौन सा प्रोडक्ट बनाती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, है ना। तो यहाँ पे देखो आप कि हमारी जो फर्स्ट एक्शन है, एसिड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स, कि सबसे पहले जो मेटल्स हैं हमारे वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, Mg किसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोडियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। आप फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हो कि मेटल्स का कैसे बन रहा है। 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। बच्चे जो यहाँ पे जो 2 लग रहा है, यहाँ पे 2 लग रहा है ना, ये किसके लिए होता है, ये इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस, कि टू ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास रिएक्टेंट का है इधर उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 2Mg है तो इधर भी कितने हैं, 2Mg। अगर यहाँ पे 2O2 हैं तो इधर भी मेरे पास कितने हैं, 2O2। कैसे, ये जो आगे 2 लगा हुआ है ये Mg के साथ भी लगा हुआ है ये 2, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी लगा हुआ है, तो इसलिए इधर भी ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन दो। तो देखो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर। बच्चे जो मेटल्स ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि ये ऑक्साइड आपके पास बनाया है ना, ये इनका नेचर कैसा होता है, दीज आर बेसिक इन नेचर, दीज आर बेसिक इन नेचर। ड्यू टू बेसिक इन नेचर ये क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखो, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन रेडली एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड, सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। बच्चे क्या होता है कि जो सोडियम जो सोडियम और पोटेशियम, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव से मतलब क्या है कि बहुत ही जल्दी अब रिएक्ट कर जाते हैं। अब हमें पता है हवा में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पानी की नमी होती है ना। जैसे ही वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन होती है, नमी होती है पानी की, जैसे बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिव इन नेचर, जब भी वो हवा के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि वो रिएक्ट कर जाएंगे विग्रसली, और उन्हें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेटल्स लाइक, अच्छा ये तो हो गया। और मेटल्स की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, आयरन एंड, ये वाला पैरा, मैग्नीशियम, आयरन एंड रिएक्ट स्लोली विद ऑक्सीजन। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम थे ये इक्वली काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम, आयरन और एल्युमिनियम है ये क्या करते हैं, स्लोली रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, हमने देखा है कि लोहे को, आयरन को जंग लग जाता है ना, अगर हवा भी मिल जाए उससे और मॉइस्चर, पानी की नमी भी मिल जाए तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम से लग जाता है। जंग लगना अगर हमको ऐसे ही बिना यूज़ किए पड़ा रही। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड दे स्ट्रॉन्गली हीटेड, व्हेन दे आर स्ट्रॉन्गली हीटेड, जब तक हम उन्हें स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे तब जाके कॉपर जैसे ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। अब जो सिल्वर और गोल्ड होते हैं, दीज आर हाईली नॉन रिएक्टिव, दीज आर हाईली नॉन रिएक्टिव कह सकते हो, कि इतनी जल्दी ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे पड़े होते हैं।
जिसका कारण क्या है, गोल्ड और सिल्वर, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे कि कॉपर है, ये देखो ये वाली, कॉपर को किसके साथ रिएक्ट कराया गया, वाटर के साथ। कॉपर को रिएक्ट कराया गया वाटर के साथ, प्लस O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना हमारे पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये देखो क्या बना हमारे पास, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, दीज आर बाई प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो रस्ट बनता है हमारा, जंगाल, जिसे हम जंग लग जाना, ये रस्ट का फॉर्मूला है बच्चे, दिस इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, कैसे लगा ये, ड्यू टू जब आपका आयरन है किसके साथ गया, ऑक्सीजन और वाटर के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्चर बोल सकते हैं। धीरे धीरे इसके कांटेक्ट में आयरन आएगा तो इससे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि आयरन को जंग ना लगे, हमारी साइकिल को है ना, कुछ भी है, गेट को, कुछ भी, उसको जंग ना लगे, तो हम उसको बचाने के लिए, जंग बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कई तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम क्या करते हैं कि उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, आयरन का कॉन्टैक्ट किससे ना हो, वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आयरन के ऊपर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या लगा दें, पेंट अप्लाई कर दें। पेंट से क्या होगा कि जो आयरन है वो हमारा मॉइस्चर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, दूसरा पेंट नहीं आएगा। और हम क्या बोल सकते हैं, एक गैल्वेनाइजेशन टेक्निक होती है, क्या होता है कि मान लो ये आयरन है, ये क्या है, आयरन, आयरन के ऊपर मैंने क्या, कौन सी परत चढ़ा दी, आयरन के ऊपर मैंने कवर कर दिया, किसके साथ कवर कर दिया, मान लो आयरन को मैंने कवर कर दिया जिंक के साथ। यहाँ पे ऊपर मेरा क्या आ गया, जिंक, नीचे मेरे पास क्या है, आयरन। ठीक है बच्चों, नीचे मेरे पास आयरन है, ऊपर क्या आ गया, जिंक। तो अब देखो जब भी वो इसके कांटेक्ट में आएगा मॉइस्चर, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि आयरन के साथ। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा, आयरन बच जाएगा, जिंक निकल जाएगा। वैसे भी जिंक थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए वो इतनी जल्दी आयरन को बचा लेगा, खुद कोरोड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सिंबल्स हैं हमारे पास। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, और गोल्ड का Au, एल्युमिनियम का Al। ये आप सिंबल सारे याद कर लेना बच्चे, दीज आर इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, दीज सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट। मैग्नीशियम का Mg, पोटेशियम का K, जिंक का Zn। कोरोजन की डेफिनेशन जरूर याद करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए मटेरियल यूजली ए मेटल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। मेटल की जब एनवायरनमेंट के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स जो हमने पढ़ लिया बच्चों, वही सोडियम पोटेशियम वाला। यहाँ पे देखो केमिकल सिंबल्स ऑफ सम नॉन मेटल्स, ये वाला जो है हमारे पास, ये नॉन मेटल्स के सिंबल्स हैं। ज़्यादातर जो गैसेस होती हैं वो हमारी क्या होती है, नॉन मेटल्स। कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन का सिंबल C, क्लोरीन का Cl, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन P, फॉस्फोरस, सिलिकॉन का Si। ठीक है बच्चों, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल। चलो एक बार ये भी देख लो, एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स क्या है, कि जब भी मेटल वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या बन जाता है उनका, बेस। बच्चे ये बात ध्यान रखना, किसी भी सब्सटेंस के पीछे अगर OH लग रहा है तो वो क्या होगा, बेस, वो हमेशा क्या होगा, बेस। आप देख सकते हो कि 2NaOH 2KOH बन रहा है ना, तो ये आपका क्या बन रहा है, बेस। कब, जब वाटर किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मेटल के। और ये बनता कैसे है, अगर मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन बताऊं कि H2O बच्चे कैसे बनता है, H2O बनता है, 2 H है ना इसमें, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन गया, H2O। तो जब भी कोई भी मेटल इनके कांटेक्ट में आता है तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटायनिक के नेचर होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। और पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा,
नेगेटिव साइन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट होकर क्या बन जाएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव बन के क्या बन गया, NaOH। और जो H बचा था यहाँ पे वो उसका क्या बन गया, H2 गैस, उसकी क्या बन गई, गैस। सिमिलरली इधर पोटेशियम के साथ भी यही हुआ, KOH प्लस H2 गैस। थर्ड रिएक्शन है हमारी एक्शंस ऑफ एसिड्स ऑन मेटल। बेटा ये जनरल रिएक्शन याद कर लो, क्या है इसमें, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक तो हमारे पास बनता है सॉल्ट, एक हाइड्रोजन गैस और एक हीट एनर्जी निकल जाती है। कौन सी रिएक्शन होती है, जहाँ पे हीट रिलीज हो निकले उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज हो रही है एक्सोथर्मिक, हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक। देखो ये हमारे पास क्या है, मेटल्स, क्या क्या हमारे पास निकल के आ रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है बच्चों। मैग्नीशियम की HCl क्या आपका एक एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, MgCl2। MgCl2 क्या है आपका, सॉल्ट है, और साथ में क्या पढ़ा था हमने, एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। उसी तरह बाकी रिएक्शंस है हमारी एल्युमिनियम की, जिंक की, सोडियम आयरन की। ये रिएक्शंस आप खुद भी देख सकते हो, बस आपने ध्यान के रखना है, इसको बैलेंस करना सीखना है कि कैसे बैलेंस होंगी, ठीक है। बैलेंस करने की रिएक्शन एक मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बैलेंसिंग करनी सिखाऊंगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका सॉल्ट और एक बनेगा हाइड्रोजन गैस, और हीट क्या होगी, रिलीज्ड। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें नाम से ही क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि किसी को डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह से हटा देना, उसकी जगह से हटा देना, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस कर देना, है ना। तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा बच्चे, दो तरह के मेटल होंगे, एक होगा हाईली रिएक्टिव मेटल, एक होगा लो रिएक्टिव मेटल। बच्चे अब देखो, अगर हम इसे अपनी लाइफ से जोड़ें, क्या हमने कई बार देखा होगा कि जो ज़्यादा ताकतवर लड़का है वो छोटे, जो मतलब कि जो कमज़ोर है उसको आसानी से पीट देता है या उसको अपनी जगह से हटा देता है ना। वही कंसेप्ट है हमारा यहाँ पे, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, जो उससे कम रिएक्टिव मेटल होगा उसको अपनी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शन करने से पहले हम ये रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं बच्चे। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है हमारे पास। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब क्या है कि जो सबसे ऊपर पड़ा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट सबसे ऊपर पड़ा है, जो मेटल सबसे ऊपर पड़ा है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो सबसे नीचे पड़ा है वो सबसे लीस्ट, सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस सीरीज़ से हमें क्या मिल रहा है कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जो पोटेशियम क्या कर सकता है, पोटेशियम एल्युमिनियम को उसकी जगह से हटा सकता है, एल्युमिनियम क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा सकता है, ठीक है बच्चों। ये आपकी सीरीज़ है, ये आपने याद कर लेनी है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी एक दूंगा याद करने की, कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो पता चला बच्चों, ये आपकी डाउन द वर्ड, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा रिएक्टिविटी कैसी होगी, डिक्रीज़ करेगी, जैसे जैसे मैं नीचे जाता जाऊंगा रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती जाएगी। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, प्लेटिनम सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सोडियम, कैल्शियम, फिर ऐसे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है। मैंने आपको बताया कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन देखें तो आप ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी आप नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप देख ही लो, ये एग्जांपल है Fe क्या मतलब होता है, आयरन, और CuSO4, CuSO4 क्या है आपका, सॉल्ट। Fe ने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो, Fe ने क्या किया, प्रोडक्ट में जो एरो के राइट हैंड साइड है वो उससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। Fe ने क्या किया, जो कॉपर था
उसको डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर की जगह जाके लग गया, क्या बन गया FeSO4 और कॉपर को वहाँ से निकाल दिया। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो, क्या Fe कॉपर से ऊपर पड़ा था? अगर ऊपर पड़ा था तभी उसे डिस्प्लेस किया उसे। देखो ये पड़ा हमारे पास Fe, कॉपर ढूंढो, कॉपर रहा ये ऊपर पड़ा है तभी उसे डिस्प्लेस कर दिया। तो आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ऐसी ये बाकी रिएक्शंस हैं 3 जो हमने लिखी हुई हैं, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या हुआ नीचे नो रिएक्शन में? अगर आप ध्यान से देखोगे Fe है यहाँ पे है जिंक। अब Fe जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यहाँ पे लिखा है नो रिएक्शन का मतलब क्या है कि रिएक्शन नहीं हो पाई। इसका कारण क्या हो सकता है कि जो Fe होगा वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, जिंक उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए वो ये कमज़ोर था, ये ताकतवर था, ये कमज़ोर ताकतवर को नहीं हटा पाया। आप देख लो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे जाएगी। अब आप देखोगे जिंक कहाँ पड़ा है? Fe के ऊपर, इसीलिए Fe जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। आई होप अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी ये रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों आगे है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स, पहले हमने पढ़ा था एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल्स, अब हम पढ़ेंगे एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन नॉन मेटल्स। ये पैराग्राफ पढ़ें, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर वाइट फॉस्फोरस। बच्चे वाइट फॉस्फोरस को छोड़कर और कोई भी नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है? जिसका टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल हमारे टेम्परेचर जैसे नॉर्मल वेदर होता है ना, नॉर्मल टेम्परेचर है दिन का 28 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, उतना टेम्परेचर हो, उसके ऊपर वाइट फॉस्फोरस को छोड़कर और कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। देखो हाइड्रोजन भी एक क्या है आपकी नॉन मेटल ही है, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन हमारे पास ये दी हुई है। देखो 2H2 प्लस O2, ये थोड़ा सा ब्लर है, आप समझ लो। 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O, वाटर बन गया हमारे पास। कार्बन भी एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या बना? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2। बच्चे हमने मेटल्स का पढ़ा था कि जो मेटल की ऑक्साइड्स बनती है वो कौन से नेचर की होती हैं? वो होती हैं बेसिक नेचर की। जो नॉन मेटल्स होंगे वो इसके ऑपोजिट होंगे। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड जो होगी वो क्या होगी? एसिडिक के नेचर। नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स क्या होंगी? एसिडिक इन नेचर। मतलब कि ये जो नेचर होगा इसका, वाटर तो चलो न्यूट्रल होता है, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये हमारी कौन सी ऑक्साइड्स हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड है। तभी तो जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रेन में मिक्स हो जाते हैं, बारिश में मिक्स होकर कौन सी रेन कहलाती है? वो एसिड रेन। ठीक है, बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, when they react with water droplets in the atmosphere and causes acid rain. Actions of water on metals. वाटर का देख लो रिएक्शन क्या है हमारे पास ऑन एक्शन और नॉन मेटल्स। 2 क्लोरीन प्लस H2O, हीट और सनलाइट दी तो क्या बने हमारे पास? HCl प्लस O2। चलो बच्चों ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम एक। इन जनरल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ऑक्सीजन डिजोल्व्स इन वाटर टू सम एक्सटेंट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ अंडर वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। बच्चे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? जो वाटर में वाटर होता है, सी वाटर, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, तो वो अपनी ऑक्सीजन उससे लेते हैं। ठीक है बच्चों, हालांकि उन्होंने कहा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ इतना रिएक्ट नहीं करते। क्लोरीन 2 डिजोल्व्स इन वाटर एंड फॉर्म्स एन एसिडिक सॉल्यूशन।
When the solution is heated or placed on sunlight it forms हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्लोरीन की रिएक्शन हमने नीचे पढ़ ली है कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, HCl। अब यूजेस ऑफ मेटल्स दिए गए हैं हमारे पास। यूजेस ऑफ मेटल्स, फर्स्ट क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक वायर्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कॉपर एल्यूमिनियम एंड आयरन आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स। आयरन इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन। ये हमारी डेली लाइफ की है ना यूजेस जो हम मेटल्स के यूज़ करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। बच्चे ये प्रोसेस लिखा है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है, जो वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था कि आयरन के ऊपर कौन सी परत चढ़ाती है उन्होंने, आयरन को कवर कर दिया किसके साथ, जिंक के साथ। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, अलॉय ऑफ मेटल्स आर मेड टू एनहांस देयर प्रॉपर्टीज। जो मेटल के अलॉयज होते हैं उनकी रियल मेटल से प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग होती हैं, ज़्यादा अच्छी होती हैं। मर्करी इज़ यूज इन थर्मामीटर, ठीक है, टू मेजर द टेम्परेचर। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम द नोबल मेटल्स आर हाईली इनर्ट इन नेचर। ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनर्ट का मतलब होता है नॉन, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। हमने पढ़ा था कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे पड़े हैं, तो इसीलिए ये किसी का रिएक्ट नहीं करते। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक ज्वेलरीज। देखो ज्वेलरी तभी अच्छी बनेगी ना अगर वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ख़राब ना हो, कोरोड ना हो। इसीलिए गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम किसके बने होते हैं, ज्वेलरी के बने होते हैं। गोल्ड, सिल्वर मतलब कि सॉरी बच्चों, कि जो ज्वेलरी होती है वो किसकी बनी होती है, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की ज़्यादातर, बिकॉज दे आर हाईली अनरिएक्टिव, इनर्ट इन नेचर। मैग्नीशियम इज़ यूज इन फायरवर्क्स, इट बर्न्स विद डेजलिंग। मैग्नीशियम जो है फायरवर्क्स में यूज़ होता है। एल्युमिनियम फॉयल हमारे खाना में जिसमें हम रैप करते हैं खाना, उसमें यूज़ होता है। फूड मेडिसिन में। सोडियम, टाइटेनियम एंड यूज इन एटॉमिक एनर्जी। आगे हमारे पास यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन। अब जितने इंपॉर्टेंट हमारे पास मेटल्स है उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन, सभी को ऑक्सीजन चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। ऑल कंबशन प्रोसेस, जितने भी कंबशन प्रोसेस होते हैं उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सल्फर, इट इज़ यूज इन मैनी मेडिसिन सच एज जर्मिसाइड। जर्मिसाइड का मतलब जाम्स को मारने वाली दवाई। जाम्स को मारने वाली दवाई में हमें क्या चाहिए, सल्फर। फॉस्फोरस। तो बच्चों ये सारे हमारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के यूज हैं, ये आप खुद पढ़ लेना। तो दूसरा हमारे पास है एक नोबल गैसेज। नोबल गैसेज कौन सी होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेज क्या होती हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। देर आर हाईली इनर्ट इन नेचर। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है हैबर्स प्रोसेस, विच इज़ ए हैबर्स प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये जो हमारे पास लिखा है 2NH3, NO3 इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस। इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलिकॉन, फॉस्फोरस के अलग अलग यूज़ हैं। वल्केनाइजेशन की डेफिनेशन देख लो, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग रबर विद सल्फर और सल्फर कंपाउंड्स अंडर हीट एंड प्रेशर टू इंप्रूव इलास्टिसिटी। जो नेचुरल रबर होती है उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम होती है, तो उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। नेचुरल रबर में अगर हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी, मतलब इम्प्योरिटी का मतलब है कोई अदर सब्सटेंस, अदर एलिमेंट ऐड कर दें, उससे क्या होगा, जो आपकी रबर है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण क्या होता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वल्केनाइजेशन। बच्चे यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हुआ तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करना, मैं आपको वो डाउट क्लियर करने में ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू बच्चों।